नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का, ठीक है, हिस्ट्री, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था एमसीक्यू क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीजों को करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कल आपका पेपर है। बहुत सारे बच्चों का यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का कल पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का परसों पेपर है, ठीक है। तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि पोल साइंस में मिला था वैसा ही आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत बढ़िया, दीपेश प्रजापति, बहुत जय श्री राम भाई, ठीक है। चलो भाई, सबको सबको जय श्री राम, ठीक है, और गुड इवनिंग सबको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं सारी चीजें। नंदी गुप्ता हेलो, ठीक है, हेलो भैया, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज अपनी जो लाइव क्लासेस है 8 बजे की थी, तो 2-3 मिनट लेट हो ही गया, बट कोई नहीं। चलो, चीज़ों को करने जा रहे हैं, चीज़ों को समझने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें, ठीक है। बस एक चीज़, एक सेकंड बस रुक जाइएगा, थोड़ा सा बस चीज़ वो कर लेते हैं अपना, ठीक है, सेट वेट, और उसके बाद अपनी चीज़ों को हम आगे करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी वैयारी कैसी चल रही है भाई? सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए, तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? कल आप लोग का पेपर है, ठीक है। तैयारी कैसी चल रही है, आप जल्दी से बताइए, तैयारी कैसी चल रही है। बाकी ऑडियो वगैरह कैसा आ रहा है, ठीक है, वीडियो सारी क्लियर है, ये सब बताइए मुझे जल्दी से, ताकि हम चीज़ों को कर सकें, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखिए, मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्या इंफॉर्मेशन है, पहले उस चीज़ को देखिए। इंफॉर्मेशन में मैंने आप चीज़ को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले चीज़ फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। फिजिकल एजुकेशन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, और जो आपका सपोर्ट मटेरियल है ना, सपोर्ट मटेरियल के लास्ट में देखा जाए तो एक आता है आपका सैंपल पेपर, ठीक है। सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन उठा के दे दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर पूरा का पूरा उठा के दे दिया था। जिन बच्चों को ये बात पता है वो बच्चे बखूबी जानते हैं सारी चीजों को, लेकिन जो नहीं पता है उनको मैं आपको बता दूं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, सपोर्ट मटेरियल में जो आपका सैंपल पेपर दिया जाता है, उसका पूरा का पूरा एमसीक्यू जो था अपना, एमसीक्यू के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा चीज उठा के दे दिया गया था, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है उस पे क्वेश्चन पेपर है, होता है पीछे, ठीक है। 3 क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का दिया हुआ है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन विथ में लॉन्ग क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं। पहला जो आपका सेट है, पहला सेट जो है वो सेट आपका सॉल्व है, और जो दूसरा तीसरा सेट है वो आपका सॉल्व नहीं है, बट उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए गए हैं, उनकी तैयारी कर लेना। आप मेरे से पूछते हो भैया इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। बाकी जो अधूरा रहता है वो हम अलग से बोल देते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का भी चांसेस है, उस क्वेश्चन का भी चांसेस है, लेकिन जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं, पेपरों में आने की संभावना उनकी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, एटलीस्ट नहीं आपको रटना है, बल्कि उन क्वेश्चनों को समझ लेना है कि भैया वो जो क्वेश्चन है किस टाइप्स के हैं। तो जो भी बच्चे लाइव सुन रहे हैं, बातों को बहुत ही क्लियरली सुनिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जो आपका सपोर्ट मटेरियल का, जो कि पहला सैंपल पेपर, दूसरा सैंपल पेपर, तीसरा सैंपल पेपर है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला सैंपल पेपर जिसका एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं, चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड है जिसमें मैंने सैंपल पेपर करवाया है, उसमें एमसीक्यू की वीडियो है, पैसेज की वीडियो है, मैथ की वीडियो है, वो कर लेना। और आज की इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1 उसकी मैंने वीडियो बना रखी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की,
चैप्टर नंबर 2 उसकी बना रखी है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, यानी कि टोटल देखा जाए तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है, आज सबसे ज्यादा मेरा मेहनत इसी चीज पे लगा है कि डिस्क्रिप्शन में सारे का सारा चीज मैंने दिया है आपको कि चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट, चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट, और हर एक वीडियो अगर आप देखोगे तो 20 मिनट्स का है। मतलब क्या है कि जिन बच्चों को चैप्टर भी नहीं पता है वो बच्चे भी इस वीडियो को देखकर चैप्टर भी समझ सकते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्ट्रेटजी है, गारंटी है 80+ स्कोर आप लोग करोगे, और जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो 90+ स्कोर करेंगे। वो तभी कर सकते हैं जब जैसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप लोग फॉलो करेंगे। एमसीक्यू की आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब बात आती है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इसके साथ साथ मॉर्निंग में 10 बजे हो सकता है कि मैं लाइव आऊं, ठीक है, और ये मतलब चांसेस मानिए 90+ है, ठीक है, कि मैं आऊं, 90+ चांसेस है कि मैं आऊं। रीजन क्या है? क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, सुबह वाली वीडियो में, कि किस तरीके से आपको पैसेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और इस तरीके से आपका सारा चीज कंप्लीट होगा। ठीक है, आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रहेगी। ठीक है, ऑल बुक एमसीक्यू बताओ ना। अच्छा, एमसीक्यू तो ऑलरेडी भाई मैंने करवा दिया है ऑल बुक का, वो तो आपको पहले ही पता है। आपको पीडीएफ चाहिए तो वो तो हाँ सबको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो बाकी चीजों को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो अब हम जा रहे हैं चीजों को करने के लिए। तो सबसे पहली चीज समझ में आ गई क्या करना है। आपका जो सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल में आपका जो दे रखा है सैंपल पेपर 1, 2, 3, नहीं आपको पता है सपोर्ट मटेरियल, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज किस पे करेंगे आप? 7011912793 पे मैसेज कीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता है सैंपल पेपर 1, 2, 3 क्या है, वो बच्चे मुझे मैसेज करें, मैं वहीं से सैंपल पेपर दे दूंगा। प्रैक्टिस जरूर कर लें शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि 90+ क्वेश्चंस आपके उसी में से आएंगे, इतनी गारंटी मेरी। 90+ क्वेश्चन उसी में से आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बस इक्का दुक्का इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 सैंपल पेपर की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वो है ना अपना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप चीजें कर लेना। ठीक है सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैंने बताया नंबर है, उस नंबर पे मैसेज कीजिए, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई, हाँ चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत बढ़िया, अब इसको मैं जा रहा हूं रफ करने के लिए, बाकी आप चीजों को देख लेना। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें कर लेना। इसको क्लीन करके नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्या पूछ रहा है कि पुनर्जागरण काल में मानवतावाद एवं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। भाई पहले इन क्वेश्चन को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो आप मुझे बताइए। इन क्वेश्चन को आप पहली बार देख रहे हो या फिर ये क्वेश्चन आपके लिए पुराने हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सर सपोर्ट में आंसर तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। 1 का आपका मिल जाएगा, सैंपल पेपर जो आपका 1 है उसका मिल जाएगा, बाकी जो 2 है वो नहीं मिलेगा। ठीक है चलो भाई, सर आज एमसीक्यू कवर करवाओ। बिल्कुल, आपको 50+ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, डोंट वरी। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पुनर्जागरण काल में मानवतावाद एवं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले समझिए पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। पुनः मतलब होता है दोबारा, क्या होता है? दोबारा। जागरण का मतलब होता है कोई भी चीज जागृत होना। जागृत होना मतलब, जागृत होने का मतलब क्या होता है? उसका पुनर्जन्म होना, या फिर दोबारा से, ऐसा भी लिख सकते हो, दोबारा से शुरू होना। ठीक है, दोबारा से क्या होना? शुरू होना। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? दोबारा से शुरू होना या फिर दोबारा से जागना। यानी कि वो समय पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का आपको बताना है। मानवतावाद क्या है? तो आप लोग ने पढ़ा था, मानवतावाद हम उन टीचरों के लिए प्रयोग करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं जो कि गणित, भौतिक और सौंदर्य, ये सारी सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, उन सारे टीचरों के लिए। ठीक है, टीचर्स के लिए हम इस चीज का यूज करते थे, मानवतावाद शब्द का यूज करते थे।
यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में बहुत ज्यादा, जैसे होता नहीं है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी ऐसी चीज देख ली जो देखते के साथ आप शॉक हो गए, है ना, कहते हैं कि भाई ये कैसे बन गया। जैसे आप ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल को आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है, कहीं से भी देखने से नहीं लगेगा कि कहीं गारे का यूज किया गया है। गारा का मतलब मसाले का यूज किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे अक्षरधाम को देख लो, अक्षरधाम जो मंदिर है ना, वो किस तरीके से बनाएगी, उसकी डिजाइनिंग, उसकी वास्तुकला देखने से कहते हैं वाह क्या डिजाइन है, आश्चर्य हो जाते हो ना। तो वही यथार्थवाद है जिसमें हम ज्यामिति विज्ञान को पढ़ते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या लिखा है? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो फनी जो करके एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो भी है, सर मेरा भी कमेंट पढ़ो, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने कमेंट आपने बहुत बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर फालतू की बातें अगर कमेंट सेक्शन में होगी, देखो भाई स्ट्रिक्ट तो मैं बहुत हूँ, अगर फालतू की बातें यहाँ पे होगी तो 2 मिनट नहीं लगेगा ब्लॉक करने में, ठीक है। फिर उसके बाद चैट सेक्शन में आना ही बंद हो जाएगा आपका। तो इस वजह से कृपया करके जो चीज पढ़ाई जा रही है ध्यान से सुनिए, ध्यान से सारी चीजें कीजिए। 8 बजे आप लोग के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग चीजों को पढ़िए, समझ में आ रही बातें। ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, लाइव में आके चीजें पढ़ा रहा हूँ, अपने इस कोर्सेज का फीस लेता हूँ बाकायदा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फालतू की बातें आप लोग लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, कोई अच्छे अच्छे कमेंट है तो बिल्कुल देखूंगा, डोंट वरी, सारी चीजों को पढ़कर जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो हमने क्या बात किया कि जो मानवतावाद है, मानवतावाद जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था टीचरों के लिए, और यथार्थवाद जो यूज किया जाता था वो ऐसे मतलब देखने में जो ज्यादा आश्चर्यचकित थे, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, इसका आंसर। तो क्या लिखा है आंसर में? मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो कि अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे, कविता पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे, नीति दर्शन पढ़ाते थे। इन सारे विषयों को जो पढ़ाया करते थे उन्हीं व्यक्तियों के लिए, उन्हीं टीचरों के लिए मानवतावाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और क्या लिखा है? ह्यूमैनिटीज शब्द से बना हुआ है। मानवतावाद किससे बना है? ह्यूमैनिटीज शब्द से बना हुआ है। ऐसे विषय जो धार्मिक न होके चर्चा तथा वाद विवाद का जो विषय होता है वो सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती है। आगे क्या लिखा है? मानव को मानव होने के नाते हमें क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, बल्कि इज्जत देना चाहिए। ये सारी बातें इसमें लिखी जाती है ह्यूमैनिटीज में, ठीक है। आगे अब बात करते हैं दूसरा, यथार्थवाद। पहला मैंने आपको क्या बताया? टीचर्स के लिए यूज किया जाता है मानवतावाद। अब हम बताने जा रहे हैं यथार्थवाद क्या होता है। शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक तथा सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को एक बहुत अच्छा रूप दिया, यानी कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर दिया, और इसी को हम कहते हैं यथार्थवाद। जो कि इटली को हम देखते हैं, इटली की कलाओं को देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या कला है, ठीक है। वहाँ के बहुत बड़े बड़े जो गिरजाघर हैं, जो सारी चीजें हैं, जो डिजाइनिंग है, उनको हम देखते हैं तो कहते हैं वाह बहुत अच्छा लगा। इसी को हम क्या कहते हैं? यथार्थवाद कहते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा मानवतावाद। मानवतावाद हमने अध्यापकों के लिए प्रयोग किया है। दूसरा जो यथार्थवाद है हमने उन लोगों के लिए यूज किया है जो कि ये सारी चीजों का यूज करके अपनी कला को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना रखे, यानी कि इतावली कला, ठीक है। चलो भाई पहला क्वेश्चन हमने कर लिया क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? सन यात सेन कौन थे और इनके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इन्होंने चीन में गणतंत्र की स्थापना में क्या योगदान दिया था? ये जो आपका क्वेश्चन है ये 90+ मतलब परसेंटेज है, इसका चांसेस है कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कैसे? सन यात सेन जो है ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका लास्ट चैप्टर है, 7 से लिया गया है। सबसे लास्ट वाला चैप्टर है आपका 7 से लिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है? सन यात सेन कौन थे? तो क्या लिखा है? सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक थे, यानी कि जिस तरीके से कहा जाता है, जिस तरीके से महात्मा गांधी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसी प्रकार से सन यात सेन जो थे वो चीन के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की है। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? डॉक्टरी की पढ़ाई करना, ठीक है। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। चीन के भविष्य को लेकर वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवादियों को सत्ता से हटाना चाहते थे। उनका मानना यह है
कि ऐसे लोग जिनकी वजह से हमारे देश को खतरा है उनको हमें क्या करना है, हटाना है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे जिनको हम कहते हैं सन, ठीक है, सन मिनप मिपन मीन चुई करके नाम है इनका, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए सन्यास जो सेन थे समाजवाद लाना चाहते थे जो कि पूंजीवाद का नियमन करे और भूमि स्वामित्व को बराबरी लाए। मतलब क्या कहने का मतलब है, जो सन्यास सेन थे वो ये चाहते थे कि समाजवाद लाना। कौन सा समाजवाद? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सारे लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारे लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिनकी वजह से सारे लोग बराबर हों, और साथ ही साथ जो भूमि स्वामित्व है यानी कि भूमि का जो मालिकाना हक है, ठीक है, वो सभी को मिल पाए। आगे सन्यास सेन के विचार जो है वहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है कुआमिन तांग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित होते थे, ठीक है, जिसमें कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, ये सारी चीज समान रूप से सभी के लिए, है ना, सभी के लिए बराबर थी, ठीक है, सभी के लिए क्या थी, बराबर थी। जिस तरीके से आपने देखा होगा अपने इंडिया में गवर्नमेंट हमें ध्यान देती है, उसी प्रकार से वो चाहते थे कि जो चीन है वहां पे सभी लोग एक समान रहे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं तो जो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रांसीसी समाजवाद, ठीक है, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्या है? अब फ्रांसीसी जो समाज था वहां पे जो प्रथम वर्ग था उसके बारे में लिखना है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, छोटा सा मतलब टिप्पणी दीजिए, छोटी बातें लिखिए। क्या लिखा है? फ्रांस में क्रांति से पहले एक समय जिसे प्राचीन शासक के रूप में जाना जाता था, समाज को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें हम क्या कहते थे, जिन्हें 3 स्टेट्स कहते थे, ठीक है। पहला लिखा है फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, पादरी। फर्स्ट को क्या कहते हैं, पादरी। यह वो लोग थे जिनमें पुजारी भी शामिल थे। पुजारी किससे कहते हैं हम, जो पूजा करते थे, ठीक है। पुजारी हम किसे कहते हैं, जो पूजा करते थे। तो यानी कि 3 प्रकार के अलग अलग वर्ग थे, जिसमें से सबसे पहला आता है जिसको हम कहते हैं पादरी। पादरी कौन होते थे? जो कि पुजारी होते थे, जिनका काम क्या होता था, पूजा पाठ करना, ठीक है। क्या करना? पूजा पाठ करना, ठीक है। जो कैथोलिक चर्च देश के कैथोलिक चर्च का मतलब रहते थे, और साथ ही साथ देश के कुछ पहलुओं को चलाते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को चलाया करते थे, इन्हीं की वजह से चीज़ें चलती थी। तो जो पादरी वर्ग था जिसको हम प्रथम वर्ग करते थे, ये खास करके कैथोलिक चर्च में रहा करते थे। इनका सभा लगाने का भी अपना एक वो होता था, जैसे देखते हो नहीं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी सभाएं लगा देते हैं ना, वो भी ये कर सकते थे। साथ ही साथ इनका काम क्या था, नगरों में घूमना और अपने उपदेशों को रखना, और साथ ही साथ संडे टू संडे सारी चीजें किया करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जागरूक हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सैनिक उपलब्धियां कई बार पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है चंगेज खान के बारे में। तो अभी हम सैनिक उपलब्धियां पढ़ लेते हैं, फिर हम चंगेज खान के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है भाई, क्वालिटी अच्छी आएगी। आप एक काम कीजिएगा, बस मेरी बातों को सुनिए, एक एक लाइन जब पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी इसलिए बेटर नहीं आ रही है क्योंकि ये फ़ोन से शूट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से क्वालिटी नहीं आ रही। बट कोई नहीं, आप चीज़ों को बस सुनिए। जब ये वीडियो खत्म हो जाती है एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेना। उसमें एक ऑप्शन आता है ना स्पीड का, ठीक है, स्पीड पे क्लिक करके अपना 2x कर लेना या फिर 1.5 कर लेना। लगातार सुनोगे और साथ ही साथ उस टाइम पे आपकी क्वालिटी जो आएगी 720p आ जाएगी, तो आप अच्छे से देख पाओगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो भाई, तो समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको क्लीन कर दिया हमने। हाँ, अब बात करते हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों को। देखा जाए तो चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां थी क्या थी, सबसे पहला कुशल घुड़सवार सेना, यानी कि चंगेज खान के जो सैनिक थे उनमें से कुशल घुड़सवार सेना थे। कुशल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, ठीक है। घुड़सवार का मतलब होता है जो कि घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते हैं। आपने देखा होगा महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे लोग हाथियों पे लड़ाई करते हैं, हाथियों पे बैठ के लड़ाई करते हैं। कई, खासकर अकबर, है ना, उस टाइम पे, महाभारत में नहीं बल्कि अकबर के समय की बात
बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते हैं, इसके अलावा रथ पे बैठ के लड़ाई करते हैं। तो ऐसे ही जो चंगेज खान था, चंगेज खान के जो सेना की विशेषता थी, सबसे पहली विशेषता क्या थी कि कुशल घुड़सवार वहां पे सेना थी। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं तीरंदाजी का अद्भुत कौशल। जैसे आपने महाभारत में देखा है, रामायण में देखा है कि तीर जब राम जी चलाते थे या फिर अर्जुन चलाते थे, तो उस समय पे जो तीर जो थी वो अपने मतलब दुश्मनों को भेद देती थी। इसी प्रकार से चंगेज खान जो था, चंगेज खान में जो तीरंदाजी वाले जो थे वो काफी अच्छे होते थे, काफी कुशल होते थे और उनका वार जल्दी खाली नहीं जाता था। ये भी एक तरीके से विशेषता है जो कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में आप ले सकते हो। देखिए जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, कल की बैच में मैंने क्या बताया था, एक्सप्लेन करना सीखो, एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको करना क्या है, हेडिंग्स को लिखना है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कुशल घुड़सवार सेना आप इसमें लिखोगे कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में सबसे पहला उपलब्धि है कुशल घुड़सवार सेना, जिसमें सेनाओं में वो अच्छे घुड़सवार रखते थे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो घोड़े थे वो दुश्मनों को हराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और साथ ही साथ दुश्मन उससे बहुत ही जल्दी धराशायी हो जाता था और ये इसकी विशेषता थी। इस तरीके से आप बना बना के लिखेंगे। अगला क्या लिखा, तीरंदाजी मैंने बता दिया। इसके साथ साथ मौसम की जानकारी होना, मौसम की जानकारी होना, कई सारे लोग जैसे आज की डेट में मौसम की जानकारी होना या पहले की डेट में मौसम की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता था। जैसे अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि मौसम खराब होएगा तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से बनाई जाएगी ना कि मौसम खराब होगा, कब खराब होगा, एक हमें एक वो डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि हमें पहले लड़ाई कर लेनी है कि इंतजार करना है कि क्या करना है ना, अटैक बोलना है कि वेट करना है, वो ये सारी चीजें। तो स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा काम आती थी मौसम की जानकारी, ठीक है। घेराबंदी नीति, आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, उनको चक्रव्यूह रच के मारा गया, सेम ऐसा ही घेराबंदी की जाती थी। घेराबंदी नीति की वजह से जो सेना थी, सेना की जो पावरफुल थी, पावर जो थी वो और बढ़ जाती थी, क्योंकि इसमें क्या था, दुश्मनों को घेर के मारा जाता था, दुश्मन निकल नहीं पाता था, तो इस वजह से घेराबंदी नीति देखी जाती थी। नेफ्ता बमबारी की शुरुआत, नेफ्ता बमबारी एक तरीके से समझे बमबारी है जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे आज की डेट में हम बारूद फेंकते हैं, है ना, तो पहले के समय क्या होता था, कुछ लिक्विड जैसी चीजें भर ली जाती थी और उसमें आग लगाया जाता था और उसको उठाकर फेंक दिया जाता था, जहां पे फेंका जाता था, ठीक है, वहां पे गिरता था और पूरा फैलता था और साथ ही साथ दुश्मन को आहत कर देता था, नुकसान पहुंचा देता था, ठीक है। तो नेफ्ता बमबारी थी। अगला क्या है, हल्के चल उपप्रस्कों का निर्माण। देखिए उपप्रस्कों का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसा उपकरण जो दुश्मन को मारे, है ना, तो हल्के होते थे ये, जिसको वो लेके भी चल सकते थे, ठीक है, एक ऐसा उपकरण जो कि बहुत ही हल्का होता था जिसकी वजह से दुश्मन को हम फेंक के भी मार सकते थे, ऐसे उपकरण भी इस्तेमाल किया करते थे वो, ठीक है। अगला क्या लिखा है, और भी अन्य बिंदु हैं जो कि आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे सेनाओं की कुशलता हो गई, ठीक है, सेनाओं का योग्य होना, ये सारा भी अपने आप से बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में चीजें लिख सकते हो। चलो भाई बहुत बढ़िया, 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, यास क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन आना का क्या कारण था। सबसे पहले हम समझते हैं यास है क्या। यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। यास प्रारंभिक स्वरूप में यसाक इसको कहा जाता था, इसको यास बोल लीजिए या फिर यसाक बोल लीजिए। वह नियम संहिता थी जिसमें चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। यास एक तरीके से समझिए नियम है, क्या है, नियम है, जो कि जो चंगेज खान था, चंगेज खान चाहता था कि जितने भी लोग हैं सब के सब लोग इसको क्या करें, इसको एक तरीके से फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फॉलो करेंगे तो चंगेज खान के हिसाब से सारी चीजें चलेगी। चंगेज खान बहुत ही बुद्धिमान था, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था, और वो ऐसा था कि जब भी लड़ाई करता था वो मैक्सिमम जीतता ही था, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि उसकी इतना ज्यादा वो क्रूर भी था, ताकतवर भी था, बुद्धिमान भी था, हर एक चीज था, ठीक है। तो वही चीजें हैं।
तो यसाक इन्होंने बनाया था, एक प्रकार का नियम कानून बनाया था, ठीक है, जो कि कुरिल्ताई में इन्होंने उस चीज को लागू किया था 1206 में। अब आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि यास को यसाक कहा जाता है, ठीक है, जो कि कब लागू किया गया, तो आप बता सकते हो 1206 में कुरिल्ताई में कुरिल्ताई में इस चीज को लागू किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। वर्दात कारण कहाँ गया, ये क्या है? चलो भाई आगे बात करते हैं। यसा क्या लिखा है? अर्थ। अर्थ का मतलब होता है विधि, अज्ञाप्ति या आदेश। इसमें मतलब बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, नियम से रिलेटेड, अज्ञाप्ति से रिलेटेड और खासकर आदेश से रिलेटेड, इस बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। आगे क्या लिखा है? आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय थे। मतलब जो आखेट थे, आखेट का मतलब एक तरीके से समझिए कि वो व्यक्ति जो कि हमारे संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता था, ठीक है, एक तरीके से खुफिया जो समझो, ठीक है, जो चीजों पर ध्यान रखता है, हमारे आदेशों को पहुंचाता था, वो सैन्यों के लिए और खासकर डाक प्रणाली के लिए, ठीक है, एक प्रकार के विनिमय थे ये। और खास करके अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियमों के आविष्कार का दावा। यानी कि इसमें देखिए धीरे धीरे यास का मतलब क्या था? विधि था, लेकिन आगे चल के यास को चेंज किया गया, परिवर्तित किया गया, ठीक है, उसके कारण ही बताए जा रहे हैं आपको। क्या लिखा है? अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करने के लिए यास के पवित्र नियमों का आविष्कार का दावा किया गया था। ठीक है, यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया गया था। ठीक है, कि यानी कि आगे चल के जब चंगेज खान नहीं रहा था, उसके बावजूद भी जो यास है, यास यानी कि जो नियम है, उसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, वही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और बाकी यास का अर्थ आप जरूर याद कीजिएगा, जिसका मतलब है विधि, अज्ञाप्ति तथा आदेश। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है? गोल्ड रश। गोल्ड रश क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है ये, गोल्ड रश क्या है। और कल का जो अपना वीडियो था उसमें बहुत सारे बच्चे इसका बता रहे थे कि सर मुझे गोल्ड रश के बारे में पता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे हम समझते हैं गोल्ड रश क्या था, जो अपना अमेरिका था, अमेरिका में कुछ सोने के चिन्ह मिले थे और यूरोप के लोग अपनी तकदीर आजमाने के लिए, खासकर वो लोग जो कि यूरोप में फैमिली के जो छोटे बेटे हुआ करते थे, वो अपनी तकदीर आजमाने के लिए वो क्या करते थे? यूरोप को छोड़ते थे और कहाँ जाते थे? अमेरिका में। और अमेरिका में आने के बाद वो क्या करते थे? अपनी तकदीर को आजमाते थे और खास करके वहाँ पे जहाँ पे सोने के चिन्ह मिले वहाँ पे जाकर खुदाई वगैरह करते थे और चीजों को वहां से निकाल लेते थे। तो क्या लिखा है? गोल्ड रश 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले और इसमें गोल्ड रश को जन्म दिया। और यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में कहां पहुंचते हैं? अमेरिका पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये था गोल्ड रश का सिर्फ डेफिनेशन, चीजों को याद कीजिएगा। चलो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड की जाती है कि गोल्ड रश की वजह से कौन कौन से परिवर्तन आए। तो आप ये कह सकते हो कि गोल्ड रश की वजह से अमेरिका में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया और ठीक है, व्यापार व्यवस्था स्थापित की गई वहाँ पे, ताकि और साथ ही साथ ऐसी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई जिनकी वजह से रेलवे में जो छोटी मोटी जो चीज़ें लगती थी, ठीक है, खासकर पटरी बनाने के लिए जो लोहे लगते थे, उन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा कि मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी हमने बात किया था कि सबसे पहले जो देन है वो क्या है? लेखन कला। लेखन कला मेसोपोटामिया का देन है। दूसरा गणित, गणनाओं का विकास होना, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था। मैंने कल सारी चीजें समझाई हैं आपको कि गणित के बारे में उनको नॉलेज था, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। ठीक है, शहरी जीवन वहां पे काफी अच्छी थी, विद्यालय व्यवस्था काफी अच्छी थी वहां पे। इसके साथ साथ बस्तियों का विकास हुआ, जैसे उरुक, ठीक है, उरुक, मारी, ठीक है, ये सारे विद्यालय व्यवस्था स्थापित किए गए। इसके साथ साथ विवाह, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज, यानी कि विवाह जो होता था वहां पे एकल परिवार था। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो उत्तराधिकारी किस टाइप्स के होंगे, जैसे होता नहीं कि पिता के जाने के बाद जो बेटों में बंटवारा होता है, तो वो उस टाइप्स के जो दस्तावेज थे, वो सारे दस्तावेज उस टाइम पे चलते थे। ठीक है, मोहरों पर एक शहरी शिल्प कृति बनी हुई थी, यानी कि जो उनका स्टैंप हुआ करता था, आपके बुक में
में वो चीजें हैं, वो स्टैंप है, ठीक है। तो जो स्टैंप हुआ करता था उस पर बहुत ही अच्छा चित्र बनाया गया है, उसके बारे में विशेषता। इसके साथ साथ शहरीकरण का बहुत ज्यादा महत्व था। एक वारका शीर्ष भी मिला है। वारका शीर्ष कहाँ पे मिला है? उरुक में मिला है। उरुक में क्या मिला है? एक स्त्री का शीर्ष मिला हुआ है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि जो वो स्त्री है, स्त्री का जो सिर बना हुआ है वो संगमरमर के उससे बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। तो वो चीजें, व्यापार भी अच्छा खासा हुआ करता था। तुर्की पार देशों से ये व्यापार किया करते थे। ये क्या लेते देते थे? इनका लेना देना क्या होता था? मेसोपोटामिया में धातु का अभाव था, तो धातु जो थे वहां से मंगवाते थे। धातु क्या करते थे? वो मंगवाया करते थे। और साथ ही साथ सेल क्या करते थे? वो चीजें जैसे हो गया अपना क्या बोलते हैं इसे, अनाज हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, ये सारा चीज वहां पे बेचते थे और बदले में धातु जैसी चीजें वहां से मंगवा लेते थे। तो ये चीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। ज्यादा नहीं, इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। आगे, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ? तो यह जैसा कि आपको पता है, मेसोपोटामिया का जो अर्थ है, मेसोस प्लस पोटामोस से इस चीज बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। दजला और फरात वो नदी है। और इसके शहरीकरण के कारण क्या है? सबसे पहले चीज, समृद्ध खाद्य संसाधन, उन्नत व्यापार। यानी कि मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन थे वो काफी अच्छे खासे थे, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में, ठीक है, दो नदियों की जो चीजें थी, ठीक है, इस साइड खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी तो वो संपन्न थे और इन चीजों को वो व्यापार किया करते थे। दूसरा क्या लिखा है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। इसका मतलब इन्होंने श्रमों को विभाजित कर दिया था कि हर काम को एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए कामों को डिवाइड कर दो, एक काम को सिर्फ एक ही व्यक्ति करेगा। इसके साथ साथ कुशल परिवहन व्यवस्था, कुशल परिवहन व्यवस्था थी वहां पे, अच्छी अच्छी प्रकार की परिवहन व्यवस्था, ठीक है, वहां पे चीजें थी, जिसकी वजह से जैसे मान लो कि नाव के द्वारा वो क्या करते थे? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते थे। सबसे पहला चीज ये तो था सस्ता भी, और साथ ही साथ सुलभ भी हुआ करता था, सुलभ भी हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ साथ लेखन कला का विकास हुआ था कि किलाकार लिपि थी वहां पे, मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे। वो चीजों को लिखने के बाद वो सुखा लेते थे और पका लेते थे, ठीक है। सामाजिक संगठन वहां पे चीजें थी, है ना, समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए, ठीक है। उर नगर हो गया, मारी नगर हो गया, बेबीलोन हो गया, वहां के जो रहने वाले लोग हैं एक तरीके से संगठित हो जाते थे। ये हो गया अपना 8वां क्वेश्चन। एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि जो अपना दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। उसको ना आज की डेट में जहां पे फोन हम यूज करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, ये वीडियो भी आप देख रहे हो, इस सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि आज अपना जो दिमाग है ना, ये इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब आप योग करते हो, एक जगह पे पोस्टर होके सारी चीजें। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना, कभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, कभी इसमें कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो बच्चे जो आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और चीजों को देखकर चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ स्क्रॉल करने आए हैं, ठीक है, स्क्रॉल ही करने आए हैं। अगर आप स्टेबिलिटी के साथ बैठते हो, चीजों को अच्छे से सुनते हो, तो आपको रिजल्ट देगा। पढ़ाई को आसान मत समझा करो, पढ़ाई आसान नहीं है। वो बात अलग है कि फनी वे में आप चीजें पढ़ते हो, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो पढ़ाई बिल्कुल ही आसान नहीं है। अगर पढ़ाई आसान होता तो आज हर एक जगह पे कलेक्टर मिलते, हर एक जगह पे IAS PSCS मिलते, हर एक जगह पे आपको गवर्नमेंट जॉब वाला मिलता। पढ़ाई आसान होता तो, ठीक है। इसीलिए आप लोग से मैं कह रहा हूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से देखो। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखो, तिबारा देखो, बार बार देखो, जब तक देखो जब तक कि वो चीजें समझ ना आ जाए। बच्चे कहते हैं भैया मुझे याद नहीं होता। अरे मैं कहता हूं याद होगा। आप उसके सामने पहले ही झुक जाते हो कि भैया मुझे याद नहीं हो रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं याद? तुमसे याद नहीं होगा, किससे याद होगा? आप चीजों को तब तक कीजिए जब तक कि वो चीजें याद ना हो जाए, तब तक आप उसको पढ़िए। कल पेपर है, कोई बात नहीं, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि वो पेपर हम पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, सारी चीजों को पढ़ के आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता कि वो मुझे नहीं आता होगा, ऐसा जिगरा होना चाहिए।
पूछ लो भाई, ये बुक है ना, इस बुक में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, मुझे नहीं पता है तो किसे पता हो सकता है, ऐसा जिगरा होना चाहिए। और इसी को कहते हैं मेन कॉन्फिडेंस। ये कब आएगा? ये तभी आएगा जब आप लोग पढ़ोगे। लेकिन हम तो कहते हैं भैया भैया हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब रहेगा ना तो हम चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको बताने की जरूरत है जो कि नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट? सारे इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपको मिल रही है ना, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? तो बस आप लोग के लिए विकास स्टडी पॉइंट खड़ा है, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ मोटिवेट भी करूंगा, सारी चीजें भी करूंगा। बस प्रण आपको ये लेना है कि भाई कुछ भी हो जाए, पेपर को एकदम अच्छे से करके आना है। ऐसा कोई भी बच्चा जो कि विकास स्टडी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बस अपने आप के अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना कि भाई जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूं वो तो करना ही है, साथ ही साथ हर वो चीज करनी है। देखते एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से बताइए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या लिखा है? मंदिर मेसोपोटामिया सभ्यता का अभिन्न अंग थे। कल ही हमने बात किया था कि जो मंदिर था वो काफी अच्छी विशेषता थी और साथ ही साथ अभिन्न अंग था। यानी कि जिस तरीके से आप देखते हो आज की डेट में हमारे लिए मंदिर कितना जरूरी है। सभी धर्मों के लिए अपने अपने जो मजहब होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं वो जरूरी होती है ना, ऐसे ही सेम मेसोपोटामिया वालों के लिए मंदिर बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। क्या चीज था? सबसे पहले चीज मंदिर जो था, मंदिर जो है प्राचीन शहर जो था, कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों तरफ विकसित हुए थे। यानी कि एक जगह पे मंदिर था, मंदिर के साइड साइड सारे घर बन गए हैं, ठीक। इसका मतलब यह है कि जब भी पूजा करना होगा तो मंदिर में चले जाएंगे, बाकी रहना होगा तो हम यहाँ पे रहेंगे। इसीलिए आपने मूवियों में देखा होगा कि जो मंदिर है सबसे ऊपर बनाया जाता था, ऊंचाई पे बनाया जाता था, ताकि लोग जाते थे और वहां पे अपनी पूजा पाठ करते थे। दूसरा क्या लिखा है? सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय होता था। देवालय मतलब जहां पे देवता निवास करते थे, जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। आगे मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे, जैसे उर जो कि चंद्र देवता और इन्नाना जो कि प्रेम और युद्ध की देवी हुआ करते थे। यानी कि दो टाइप्स के यहाँ पे देवी देवता थे, एक उर दूसरा इन्नाना। आगे कुछ प्राचीन साधारण जो मंदिर हुआ करते थे जो कि घरों की तरह देखते थे, ठीक है, जो कि मंदिर भी किसी देवता का घर होता था। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, ये क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि मेसोपोटामिया में जो मंदिर देखने को मिले, क्या मंदिर घर जैसे बनाए जाते थे, और बनाए जाते थे तो क्यों बनाए जाते थे? ये क्वेश्चन पूछता है कि जो मंदिर है वो घर की तरह क्यों बनाए जाते थे। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है कि जो मंदिर है वो घर की तरह इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि जैसे हम इंसान हैं, हमारे लिए मकान बनाया जाता है और मकान का जो डिजाइन होता है उसी प्रकार से देवताओं का भी वो घर है, तो घर घर की तरह बनाया जाता था। इसी वजह से मंदिर जो बनाए जाते थे वो घर की तरह बनाया जाता था ताकि भगवान वहां पे रह सकें। इस तरीके से लोगों की आस्था होती थी, ठीक है, ये आस्था होती थी, ठीक है। तो क्या लिखा है? कुछ प्राचीन साधारण मंदिर घरों जैसे होते थे क्योंकि मंदिर भी देवताओं के घर हुआ करते थे। अगला, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि लाया करते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। साथ ही साथ नोटिस करते भी जाइएगा। अगला क्या लिखा है? आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्र तथा स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। जैसे हमें पता है दो टाइप्स के देवी देवता होते थे, एक जो मेन हम मानते हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर बहुत सारे नामों से जानते हैं, और एक वो होते हैं जो घर के बाबा होते हैं, है ना, जो कहते हैं कि हर साल पूजा चढ़ाना पड़ता है, एक वो होते हैं बाबा, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या मानते हैं? खेतों, मत्स्य क्षेत्रों को स्थानीय लोग जो होते थे पशुधन का स्वामी मानते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती थी वो भी मंदिर में ही होती थी, और इसके साथ साथ मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा लिया और ये धार्मिक केंद्र ना होकर अब धीरे धीरे आर्थिक केंद्र हो जाता था, क्योंकि मंदिर के सामने ही सब लेना देना भी होता था। आज आप देखते हो कि लोग लड़का लड़की देखने भी जाते हैं ना, तो वो भी मंदिर में ही देखने जाते हैं। और पहले क्या होता था कि अगर कोई चीज हमें लेना देना करना है और बड़ी चीजें होती थी तो मंदिर के सामने करते थे, क्योंकि मंदिर को साक्षी मानते थे कि भैया ये जो मंदिर है, मंदिर के सामने हमें झूठ नहीं बोलना है ना, और हम जो व्यापार कर रहे हैं वो अपना इस तरीके से करें। इस तरीके की चीजें वहां पे हुआ करती थी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में क्या जानते हैं और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, ठीक है। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, जसवंत असवाल बोल रहे हैं पितृ देवता। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कि अपने घर के जो देवता होते हैं जिनको हम कहते हैं, वो अक्सर हम उन लोगों को, जैसे कोई भी एक महान वो होते हैं ना, महान आत्मा हो गई, अपने खासकर पितरों को हम कहते हैं कि हमारे दादा परदादा है ना, उनको हम साक्षी मान के, या फिर उनको हम कहते हैं कि वो हमारे घर का घर को रखवाल क्या बोलते हैं उनको, घर को मतलब देख रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो भाई आगे समझे क्या लिखा है। दक्षिण क्षेत्र की जलवायु स्थिति बहुत ही गर्म थी, यूरोपीय लोग बाहर काम करने में सक्षम नहीं थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां की जो दास प्रथा है उसके बारे में हमें बताना है और उसको किस तरीके से समाप्त किया गया, ये चीज हमें बताना है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले समझिए, जो दक्षिण का जो क्षेत्र था वहां की जो जलवायु स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा गर्म थी, इसी वजह से यूरोपीय लोग बाहर काम करने में सक्षम नहीं थे, यानी कि यूरोप के लोग काम नहीं कर पाते थे और उनका मुख्य उद्देश्य दासों को श्रमिकों के रूप में नियुक्त करना था, यानी कि जितने भी दास थे उनको क्या बना देना है, श्रमिक यानी कि मजदूर बना देना है। दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों के मूल निवासी जिन्हें गुलाम बना लिया गया था बड़ी संख्या में मारे गए थे। नतीजन क्या हुआ, बगान मालिकों ने अफ्रीका में दास खरीदने पड़ गए, यानी कि हमें दास कहां से मंगाने पड़ गए थे, अफ्रीका से मंगाने पड़ गए थे। ठीक है, ये बात अमेरिका की हो रही है, यानी कि अमेरिका वालों को जो दास है अफ्रीका से मंगाना पड़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोगों ने सीधा मना कर दिया था कि जी देखो हमसे काम तो होगा नहीं, इसलिए हमें दासों को खरीदना पड़ेगा, तो वो अफ्रीका से दासों को खरीदते थे। आगे, गुलामी विरोधी समूहों द्वारा व्यापक विरोध किया गया था और इसके कारण दास व्यापार पर प्रतिबंधन लगा दिया गया, लेकिन अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी गुलाम बना दिए गए थे। आगे, उत्तर की अर्थव्यवस्था दक्षिण से बिल्कुल ही अलग थी। अमेरिका की उत्तरी राज्यों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, लेकिन दक्षिणी राज्यों ने इसे खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी कि उत्तरी जो राज्य था उन्होंने कहा कि जी खत्म करो इसको, लेकिन जो दक्षिण वाले थे उनको इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, लेना देना नहीं था। इससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध 4 साल तक, यानी कि 1861 से 1865 तक यह युद्ध चला। ठीक है, यह युद्ध 65 तक चला और उसके बाद क्या होता है, इस युद्ध में उत्तरी राज्य विजयी होता है, इसलिए गुलामी की जो संस्था थी उनका अंत कर दिया गया और अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन की गुलामी उन्मूलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई थी। यानी कि आप शॉर्ट सिंपल बात ये कह सकते हो कि अब्राहम लिंकन जो थे, ठीक है, इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है दास प्रथा को खत्म करने में। समझ में आ रही बात? और ये क्यों हुआ, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी, ठीक है, राज्यों में लड़ाई हो गई थी, उत्तरी राज्य जीत जाता है, साथ ही साथ अब्राहम लिंकन दास प्रथा को खत्म कर देते हैं। और ये लड़ाई कब तक चली, 1861 से लेकर 1865 में। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति के तेजी से प्रसार में प्रिंटिंग की क्या भूमिका है? प्रिंटिंग आप लोग समझते हो, जैसे आप लोग की बुक क्या है, प्रिंटिंग है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि प्रिंटिंग है क्या। ठीक है, गुटनबर्ग जो थे, गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सबसे पहले उन्होंने बाइबल की 150 पत्रिकाएं उन्होंने छापी थी। प्रिंटिंग प्रेस के होने की वजह से पहले ना एक व्यक्ति पढ़ाता था, बाकी सारे बैठ के पढ़ते थे क्या, बातों को सुनते थे। न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा नहीं चलता था, बहुत ही कम सारी चीज़ें थी, क्योंकि छापने की मशीन ही अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आगे चल के क्या होता है, छापने की मशीन आ जाती है। इससे क्या होता था, इससे जहाँ पे पहले एक के पास होती थी सारी चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें हर किसी के पास अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपकी कोई बुक है, अगर गायब हो जाती है तो कल की डेट में मार्केट से जाओगे, खरीद के लेके आ जाओगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो पुनर्जागरण काल में पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति को तेजी से प्रसार करने के लिए मुद्रण की क्या भूमिका थी? बिल्कुल भूमिका थी, क्योंकि लोगों को अपनी चीजों का प्रसार करने के लिए, अगर मान लीजिए कि मैं ही हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेंट को बच्चे पढ़ें,
तो दो ऑप्शन आज के डेट में अवेलेबल है। क्या? एक तो मैं ऑनलाइन भेज दूंगा, दूसरा मैं ऑफलाइन अगर मैं भेजूंगा तो जाहिर सी बात है प्रिंट करवा के ही भेजूंगा ना। तो मुद्रण का यूज हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही सेम चीजें वहां पे भी थी कि अगर व्यक्ति को अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना है तो उस समय में हमें मुद्रण की जरूरत होती थी, प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत होती थी। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। तो क्या लिखा है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण तथा इटली की मानवतावादी संस्कृति में मुद्रण का क्या यूज हुआ है? तो सबसे पहले देखिए, शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए पुनर्जागरण का तो उसका मतलब क्या होता है? फिर से जागना, या फिर इसको आप कह सकते हो दोबारा से जागना। ठीक है, 15वीं शताब्दी में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उपयुक्त जो सर्वप्रथम हुआ था वो कहां हुआ था? इटली में हुआ था। यानी कि जितने भी बदलाव हमें सबसे पहले देखने को मिले वो इटली में। और आपसे क्वेश्चन एक और पूछता हूं, जल्दी से उसका जवाब बताइए कि इटली में बता तो दिया, उसका आंसर ही बता दिया मैंने। सबसे पहले विश्वविद्यालय कहां खोले गए थे? इटली में खोला गया था। ठीक है, इटली में खोला गया था। चलिए, ठीक है। बंटी ठाकुर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। रेहान ऑफिशियल, हेलो, आप सबको हाय हेलो तो वो तो होगा, साथ ही साथ जल्दी आया करो, चीजों को समझा करो। आगे देखिए, तो क्या हुआ कि सबसे पहले इटली में इसकी स्थापना हुई। आगे प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका अधिक और सस्ती पुस्तकें उपलब्ध धीरे धीरे होने लगी। पुस्तकों द्वारा ज्ञान की तीव्रता में बहुत तेजी से प्रसार हुआ। मैंने बताया कि लोग अपने ज्ञान को पुस्तकों में लिखते थे और इस चीज को दूसरे की जगह पे दे देते थे, यानी कि भेजने में बहुत आसान होता था, बांटने में आसान होता था। इस तरीके से जो न्यूज है, कोई भी बात है, उसको बहुत ही तेजी से हम प्रसार कर सकते थे। आगे क्लासिकी ग्रंथों को आम लोगों तक पहुंचाना, विचारों तथा मतों का ज्ञान बहुत ही तीव्र गति से प्रसार होता था इसमें। यानी कि कोई भी चीज को अगर हम दूसरे आम जनता तक पहुंचानी होती थी, चाहे वो विचार हो गए, चाहे कोई मत हो गया, चाहे कोई ज्ञान हो गया, वो बहुत ही तेजी से प्रसार होता था। आगे लोगों द्वारा तर्क के मार्ग का अनुसरण किया गया। तर्क का मार्ग क्या होता है? किसी भी चीज पर अपनी बातों को रखना, इसको हम कहते हैं तर्क। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो सैंपल पेपर है उसको जरूर करना। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, 10 बजे तक का टाइम है आप लोग के पास, उन क्वेश्चनों को भेज देना, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। कल के डेट में जो आपकी वीडियो आएगी वो आएगी एक तो पैसेज के ऊपर, दूसरा आएगी मैथ के ऊपर, और तीसरा आएगी आप लोग के डाउट के ऊपर। तो कोई डाउट हो तो नंबर मैंने बता ही दिया है 7011912793 पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख के भेजिए, कल के डेट में जो आप मैं लाइव आऊंगा उसमें चीजों को कर दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। कंडीशन बस आपकी इतनी है कि जो भी चीज भेजिएगा सुबह 6 बजे से पहले भेज दीजिएगा या 7 बजे से पहले भेज दीजिएगा। आज से लेकर, अभी से लेकर पूरी रात आप लोग के पास है, कोई भी डाउट है आप मेरे पास भेजिए, कल की डेट में जो लाइव आऊंगा उसमें मैं चीजों को सॉल्व करा दूंगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में, 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बदलाव किए गए, वर्णन कीजिए। क्या क्या बदलाव किए गए? 1870 आपके लिए एक डेट दिया है, पूछा गया है जापान में कि जो विद्यालय है और जो राष्ट्रीय एकीकरण है उनमें कौन कौन से बदलाव किए गए, इस चीज के बारे में हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय में क्या क्या बदलाव किए गए। तो विद्यालय व्यवस्था में बदलाव किए गए क्या क्या? सबसे पहले लड़के और लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। कहते हैं कि समाज का सबसे बड़ा जो पिलर है वो यही है कि लड़के और लड़कियां दोनों को एक समान महत्व देना। बराबर का आप महत्व दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये आप अपने समाज को सशक्त बना रहे हो, मजबूत बना रहे हो। तो यही है। सबसे पहले जापान में क्या किया गया? जापान में सबसे पहले विद्यालय व्यवस्था को काफी मजबूत किया गया, लड़के और लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। अपने इंडिया में भी है। आगे पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दी गई और आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया, यानी कि नए नए विचारों पर जोर दिया गया। राज्य के प्रति लोगों की निष्ठा, जैसे हमें अगर कोई कहता है कि तुम कौन हो, हम कहते हैं इंडियन है, हम कहते हैं ना इंडियन है, तुरंत मैं इंडियन हूं, ठीक है, मैं भारतीय हूं, क्योंकि हमें अपने देश के प्रति निष्ठा है। ऐसे ही सेम उनको भी अपने देश के प्रति निष्ठा होती थी। साथ ही साथ जापानी इतिहास के अध्ययन के बारे में बल दिया गया। हर एक देश
अपने नागरिकों को अपने देश की इतिहास पढ़ाता है, ताकि लोग ये समझ पाए कि अपने देश की जो इतिहास है वो कैसी है, लोग गौरवान्वित हो पाए। तो यही चीज लिखा हुआ है कि राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, किताबों के चयन, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया, यानी कि नियंत्रण किया गया कि किताब किस तरीके के होंगे, साथ ही साथ शिक्षकों को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर शिक्षक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे। माता पिता के प्रति आदर किया गया, राष्ट्र के प्रति वफादारी हुई, ठीक है, और इसके प्रति अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई कि भैया आप लोग अपने माँ बाप का आदर कीजिए, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखिए और साथ ही साथ अच्छा नागरिक बनिए। तो ये सारी बातें कही गई। तो ये सारी चीज बदलाव किए गए थे स्कूलों में। एक चीज और कि ये भी चीज कहा गया था कि आप लोग को जो सेवाएं हैं वो सेना में जरूर देनी है, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये कहा गया था कि जितने भी स्कूल वाले हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं सेना में भी अपना योगदान देना है। ये भी चीज कही गई थी। अब समझिए राष्ट्रीय एकीकरण में इसका क्या प्रयास हुआ। तो प्रयास क्या हुआ, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए क्या पूछा है। अपना जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि सबसे पहले विद्यालय व्यवस्था जो थी, अपनी जो विद्यालय व्यवस्था थी, ठीक है, विद्यालय व्यवस्था और साथ ही साथ एकीकरण, दो क्वेश्चन पूछा है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय एकीकरण पे क्या योगदान था इस चीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास किया गया, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, पुराने गांव क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। जैसे आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप है उसमें राज्यों को कुछ है ना सीमा बनाकर इस तरीके से बना दिया गया है, लेकिन उस टाइम पे राष्ट्रीय जब एकीकरण किया गया तो उधर जो सीमा थी, सीमा को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। और ये बात हो रही है कहाँ की, जापान की हो रही है। दूसरा क्या किया गया, प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था की गई, ताकि जो स्कूल है और जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर पैसा लगाया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे तक, यानी कि कुछ समय के लिए सेना में जाना अनिवार्य कर दिया गया। अभी इसी चीज के बारे में मैंने बात किया है कि सभी लोगों को यह कह दिया गया कि भैया आप लोग को सेना में जाना है। सेना में जाने के क्या फायदा होता है, सबसे पहले आप लोग डिसिप्लिन सीखते हो, क्योंकि आज जो अपनी सेना है वो किस वजह से टिकी हुई है, डिसिप्लिन की वजह से टिकी हुई है। साथ ही साथ उनका जज्बा, ठीक है, आप उनको कभी पुलिस वालों से कंपेयर नहीं कर सकते हो। पुलिस वाले अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं, आर्मी वाले अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं। पुलिस वाले 4 बजे सुबह उठ के नहीं दौड़ते हैं, लेकिन आर्मी वाले अपने डिसिप्लिन के पक्के होते हैं। तुरंत सुबह 4 बजे उठेंगे, दौड़ना शुरू, हो सकता है पहले भी उठ जाए, ठीक है, जो भी उनका नियम बना हुआ होता है, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी है, मैं उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास क्या होती है कि डिसिप्लिन की पावर होती है, ठीक है, और इसी वजह से आज आर्मी वालों का रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कह जाएगा, 20 साल से अधिक आयु वाले जो युवक हैं उनको कुछ सालों के लिए, ठीक है, सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ आधुनिक सैन्य बल की तैयारी की गई, यानी कि सेनाओं को मजबूत किया गया। और इसके अलावा सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई। सेंसर व्यवस्था एक तरीके से समझिए निगरानी रखना कि क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कर रहा हो तो किस तरीके से कर रहा हो, है ना, इस तरीके से सेंसर, जैसे होता नहीं किसी पे सेंसर लगा दिया, मान लीजिए मेरे पे सेंसर लगाया है तो मतलब मैं जहां जहां जाऊंगा सारी चीजें उनको पता लगेगी। ऐसे ही सेम जापान में भी चीजें थी, सशक्त सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई थी, मतलब निगरानी रखी गई थी। आगे नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन हुआ करती थी, यानी कि नौकरशाही हो गई चाहे सेना हो गई, सब के सब वहां के सरकार के अधीन हुआ करती थी। तो ये कुछ राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से जापान बहुत तेजी से तरक्की किया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि आप लोगों ने सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध, सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो जापान को नुकसान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी जापान किस तरीके से तरक्की किया, किस तरीके से आज विकसित देश में है। तो आपको आंसर ये लिखना है कि जापान ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम फेंक दिया, हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया,
लेकिन इसके बावजूद भी जापान आज विकसित देश में है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उसने अपनी चीजों में चेंजेस किए हैं। और इसी वजह से आज आप देखते हो जो अपना मेट्रो है, ये भी कॉन्सेप्ट अपना कहाँ का है? जापान का ही है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, याकूल्ट, टोयोटा, है ना, बहुत सारी जो कंपनियां हैं जापान से ही हमने लिया है। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जापान एक विकसित देश है। आज वो कई, मतलब एक समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े से बड़े देश को टक्कर दे रहा है जापान। ठीक है, तो इस वजह से आप इसका आंसर यही लिखोगे कि परमाणु बम गिरने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा तरक्की किया जापान। उसका कारण ये था, यही सारे कारण लिख दोगे। उसके ऊपर विद्यालय व्यवस्था लिख दोगे कि वहां से स्टार्टिंग में विद्यालय से ही बच्चों को ट्रेंड कर दिया जाता है कि भैया आपको इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि चीटिंग से पास होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को सीरियस देखते हैं, है ना, ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो बस यही उम्मीद है आप लोग से कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी चीजें मैंने करवाने की कोशिश की है। ठीक है, और बाकी जो बचा खुचा है वो कल मैं लेके आ जाऊंगा सुबह 10 बजे। ठीक है, सारी चीजें मैंने करवाया। आप लोग से बस इतना उम्मीद मैं रखता हूं कि सारी चीजें आप लोग समझे होंगे। एक बार जिन बच्चों को क्वालिटी में दिक्कत लग रही है, एक बार जैसे लाइव क्लास खत्म हो जाएगी एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए, सारी चीजों को समझते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि देश का भविष्य हम सब हैं। मेरा काम है अच्छे से पढ़ाना, आपका काम है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सारी चीजों को समझना। कोई दिक्कत डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी क्लासेस लग कैसे रही वो भी एक बार बताइए। ठीक है, यू आर राइट सर, बिल्कुल, मैजिक शॉट्स। ठीक है, ये बहुत सारे नाम आप लोग ने लिख के रखे हैं, एक बार ना जरूर नाम भी भेजिए। मैं चाहता हूं कि ये पता लगे कि हाँ कौन कौन से बच्चे मेरे साथ हैं, सारी चीजें जो देख रहे हैं। सर आप कल क्लास ले लो ना 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे हम क्लास लेंगे, डोंट वरी। उसमें हम पैसेज, मैप, साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम करेंगे, डोंट वरी। बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, सारे बच्चे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जब लड़का लड़की समान बनेंगे तभी तो देश महान बनेगा। बिल्कुल जसवंत असवाल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ठीक है, हरमीत कौर, थैंक यू सर, थैंक यू आप सबका जो चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ऑटो स्माइल्स, बिल्कुल, हिमांशी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सारी चीज़ों का आपने समझा, बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं सारी चीज़ों को दोबारा टाइप वाइप करूँ। कल फिर मिलते हैं अपना 10 बजे। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। पहले से मैं दे रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले से मैं बोल दूँ, क्या पता उस टाइम पे मैं भूल जाऊँ, इस वजह से पहले से मैं बता दूँ। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, अच्छे से पेपर करना, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं। ठीक है, और बस एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीज़, आज तक जितनी भी चीजें मैंने किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीजें मैंने किया, एक चीज मेरे दिमाग में था कि अगर मैं किसी भी पेपर को दे रहा हूं ना तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। और दूसरी चीज ये पेपर मेरे लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जितना भी लिखना चाहता हूं ना लिख दो। वो ऐसा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के करता था मैं। ठीक है, सेम आप लोग भी करेंगे। नेहा थैंक यू, आप सबका थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू।